मध्य भारत में स्थित विदर्भ क्षेत्र में बसने वाले समुदाय जंगल के साथ अपनी भूमिका को बखूबी समझते हैं और यही वजह है कि जंगल और वन्य जीवों के साथ समरसता इन आदिवासी समुदायों में स्वतः ही देखने को मिलती है। कई पीढ़ियों से यह आदिवासी प्रकृति और जैव विविधताओं को संरक्षित करते हुए अपना जीवन जंगल में बिताते आए हैं, परंतु कानूनी अड़चनों के चलते इनको अपने ही संसाधनों से बेदखल होना पड़ा, जिसके फलस्वरूप आजीविका के स्रोत इनके हाथ से जाते रहे। 2008 में वन अधिकार कानून इनके लिए उम्मीद की एक किरण लेकर आया। इस सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की प्राप्ति ने एक बार फिर जंगल का रास्ता इन समुदायों के लिए खोल दिया। सभी लोग काश्तकार नहीं है, भूमिहीन लोग ज़्यादा से ज़्यादा है और ज़्यादा से ज़्यादा भूमिहीन की वजह से सब बाहर के कामों पे ही निर्भर होने वाले समुदाय हमारा। लेकिन जब से हमने ये काम शुरू किया है, लोग इकट्ठा आए, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट की कानून को अच्छे से जाना और जानने के बाद फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश किया। तो ये प्रक्रिया जब हम लोगों ने शुरू करी तो यहाँ के पूरे जंगल के इलाके में हम लोग ग्राम सभा के साथ में घूमे। ग्राम सभा के साथ में मिलकर उनके सामूहिक वन अधिकार का दावा जो था वो दाखिल किया गया और लगभग 2012 तक इन दावों के ऊपर की प्रक्रियाएं चलते रहीं। उसके ऊपर जो समितियां थी उनकी कुछ प्रतिक्रिया आते रही, उसको हम दुरुस्त करते रहे और उसको वो दावे दाखिल हुए और 2012 के करीब में जून में ये दावों को मान्यता दी गई। जब ये प्रक्रिया हम लोग कर रहे थे तो उस समय ग्राम सभा को भी लग रहा था कि हम जिस जंगल के ऊपर में अपना अधिकार मांग रहे हैं उसका बहुतेक जो इलाका था वो इलाका तो लगभग बंजर या जिसको हम कहें कि बैरन जमीन के बराबरी का था। साथ ही साथ ये भी था कि ये जो पूरे गांव थे ये आदिवासी बहुल गांव है, लेकिन इसमें अन्य समाज के भी लोग रहते हैं और प्रमुखता से लोग अपनी उपजीविका के लिए बहुत हद तक बाहर जाते थे। लगभग 5 महीना का या 6 महीना खेती का काम जो था उससे अपनी उपजीविका चलाते थे और उसके बाद के समय में लोग उपजीविका की तलाश में आजू बाजू के शहरों में माइग्रेट कर जाते थे। लेकिन जब से हमने ये काम शुरू किया है, लोग इकट्ठा आए, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट की कानून को अच्छे से जाना और जानने के बाद फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश किया तो ध्यान में आया कि हमारे पास तो जंगल था ही नहीं, क्योंकि हम जिस जंगल के ऊपर अधिकार मांग रहे थे तो वहाँ कुछ जंगल था नहीं। तो फिर हम लोगों ने वो जंगल को कंजर्व करने का या उसको बढ़ावा का कैसे बढ़ेगा इसके लिए सोचने के लिए कम्युनिटी निर्णय लिए। तो हमारी ग्राम सभा है उसके लिए सक्रिय हमेशा बैठती रही है। ग्राम सभा बैठने की अपनी एक पद्धत है। हमारे यहाँ हर घर को नोटिस दिया जाता है कि क्या सब्जेक्ट पे हम बैठने वाले हैं और उस हिसाब से ग्राम सभा बैठती, निर्णय लेती और जो भी निर्णय लेना है वो निर्णय लेकर आगे कमेटी होती है, वो कमेटी फिर इम्प्लीमेंट करती है कि एक आदि कोई निर्णय लिया है, सपोज निर्णय ये लिया है कि भाई हमारे CFR ज़मीन पर या हमारे CFR में वाटर कंजर्वेशन को काम का जैसे CCT करवाना है तो CCT करना है, तो ये ठहराव हो गया है, ठहराव को कागज़ को आपको फॉरेस्ट तक पहुँचाना होता है, तो वो पहुँचाने का काम कमेटी करती है। तो हमें लगा कि हमें अगर अपने जंगल को दोबारा खड़ा करना है तो हमें ऐसे ही किसी कानून का सहारा लेना पड़ेगा और तब हमें ध्यान आया कि मनरेगा एक ऐसे हमारे पास में साधन था कि जिसके साथ में हम लोग अपने जंगल को लेकर साल में 100 दिन तो केंद्र सरकार की गारंटी थी, लेकिन महाराष्ट्र में क्योंकि महाराष्ट्र की अपनी योजना भी थी तो महाराष्ट्र सरकार की साल भर की गारंटी थी, तो उसके चलते हम लोगों ने अपने जंगल में काम करने की शुरुआत की। तो हमने जैसे वन अधिकार कानून मिला तो उसके बाद में हमने बहुत सारे काम प्रपोज किए। कुछ तज्ञ लोगों ने, जैसे मैंने कहा कि सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन के काम करना है, तो हमने लोगों के साथ में बैठकें ली कि आप ये काम कीजिए और आपको यहीं पर ही हम रोज़गार उपलब्ध करवाएंगे। तो लोगों का विश्वास हमारे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा कि भाई नहीं, गाँव में हमको काम मिल रहा है और काम को दाम भी मिल रहा है और समय पर मिल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ में जुड़े और जो माइग्रेशन होने वाले लोग थे, जो जाने वाले लोग थे, उनको यहाँ पर 12 महीने अगर से काम मिला तो उनका विश्वास बढ़ा कि नहीं, यहाँ पर हमको 12 महीना काम मिल रहा है। दूसरे साल 13-14 के दरमियान हमारे यहाँ पर एक भी माइग्रेशन नहीं हुआ था। इन्हीं प्रयासों का परिणाम हुआ कि मेलघाट और अचलपुर के गांव में 20 करोड़ रुपए से अधिक की आवक सालाना हुई। इन रहवासियों ने सरकारी योजनाओं जैसे मनरेगा, खेती और सिंचाई से जुड़ी योजनाओं का तो लाभ लिया ही,
साथ ही इन्होंने मेड़ा, MSEB, CAIM जैसी सरकारी योजनाओं का भी लाभ लिया। लोगों की आवक जंगल से पुनः स्थापित हुई, पर केवल जंगल पर आश्रित रहना काफी नहीं था। समय की मांग को देखते हुए आजीविका के विविध साधनों के बारे में भी सोचना शुरू किया गया। शुरू में वन विभाग की योजना थी कि अपने हम जो जानवर दूध नहीं देते थे, उपजाऊ नहीं थे, उनको हम बदल कर उपजाऊ जानवर ले आते। तो उसमें हम लोगों ने कुछ अच्छी लोकल जो हमारी वैरायटी थी, उस वैरायटी के कुछ जानवर गांव में आए। उसको लाने में भी ग्राम सभा का अपना योगदान था। और कुछ परिवार ऐसे थे जो भूमिहीन थे, उनको कहा कि भाई आप दुधाळ जानवर लो। उसमें से एक बहुत अच्छा उदाहरण हुआ है हमारा दुधाळ जानवर योजना में। तो सरकार के पैसे थे फॉरेस्ट JFM कमेटी का, उसके आधा पैसा मिलना था और आधा पैसा लाभार्थी देना था। अब ऐसे लाभार्थी हमने चुने थे जो भूमिहीन है। अब और उसकी कीमत थी मैक्सिमम भैंसी की कीमत 40,000। तो 40,000 एक भूमिहीन परिवार वन टाइम 20,000 नहीं इकट्ठा कर सकते थे। लेकिन हमने ग्राम सभा ने ऐसे ही लोगों की नियुक्ति की थी कि भाई इन्हीं को दिया जाए, क्योंकि ये हमारे बीच में पहले ज़रूरतमंद लोग हैं। तो और उनके पास पैसे नहीं, तो फिर क्या किया है कि ग्राम सभा ने उन लोगों को अपने ग्राम सभा से जो पैसा जंगलों के अलग अलग चीज़ों से पैसा आई है, जैसे सीताफल है, उसमें से जो पैसा मिला था वो पैसा प्रॉफिट, वो पैसा इन लोगों को 0 इंटरेस्ट में दिए 10,000। जो 10 लाभार्थी थे हमारे यहाँ पहले फेस में, तो 10 लाभार्थियों को हम लोगों ने 10,000 दिया 0 इंटरेस्ट में। ग्राम सभा में निर्णय हुआ कि आप लीजिए और आप भैंसी खरीद लीजिए, और आपका दूध जैसा शुरू हो जाएगा तो दूध शुरू होने के बाद आप उसको धीरे धीरे 0 इंटरेस्ट में, 0 ब्याज में आप दे दीजिएगा। तो इस तरह का फिर ये पैसे का यूटिलाइज करना शुरू किया। कुछ और समय आगे गया तो हम लोगों ने और कन्वर्जेंस की प्रक्रिया के माध्यम से अलग अलग सरकारी विभागों की जो योजनाएं थी उसके कन्वर्जेंस के माध्यम से पोल्ट्री का काम गांव में हुआ, खेती में सुधार लाने का काम हुआ। कुछ जगहों पर फिशरीज का काम भी, उपातखेड़ा का हमारा जो यहाँ का क्लस्टर है वहाँ पर मत्स्य व्यवसाय का काम भी तालाब में शुरू हुआ। तो ऐसे अलग अलग जगह पे जो भी संसाधन लोगों के पास वन के अंदर में मौजूद थे, उसका इस्तेमाल करते हुए हम अपने उपजीविका को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसको लेकर एक कार्यक्रम जो था वो चला। आजीविका के नए आयामों, सरकारी योजनाओं और कन्वर्जेंस के माध्यम से होने वाली आय का कुछ हिस्सा गांव और आसपास के क्षेत्रों के विकास पर भी खर्च किया जाता है। आनंद की बात है हमारे लिए कि जो चीज़ हमने पिछले 10 साल पहले शुरू की थी, आज उसका बदलाव देखने को मिलता है। आज अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, आज न्यूट्रिशन हर एक को मिल रहा है, आज हर एक घर को रोजगार है। इन रहवासियों के अथक प्रयासों के परिणाम सामने आने लगा है। आज जंगल फिर से फलने फूलने लगे हैं। ग्राम सभा के किए गए कार्यों से वन्य जीव जंतु भी इन जंगलों में फिर से दिखलाई देने लगे हैं। मत्स्य पालन, डेयरी, मुर्गी पालन और उन्नत खेती के तरीके अपनाने से यहाँ के गांवों की जीविका में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखती है। प्रकृति से इन लोगों की समरसता एक बेहतरीन उदाहरण है कि आने वाले समय में यहाँ के रहवासी और ही उन्नति करेंगे और इनके द्वारा किए गए प्रयास अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनकर उभरेंगे।